Hello students, welcome to Jumaksa classes. Today we are going to discuss about the amendments of the constitution. तो अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं? तो अभी तक अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट देखा, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसके बाद अपन ने सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा और आज अपन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कंट्री है, इंडिया है, इसको गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें अपने रूल्स रेगुलेशन और कहीं ना कहीं लॉ और ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है, और इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी तीन बॉडीज पे होती है। पहली होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी होती है एक्सिक्यूटिव बॉडी और तीसरी होती है जुडिशियल बॉडी। आज अपन को लेजिस्लेटिव बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए उसको मैं आपको थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बता देता हूं। बाकी अपन लेजिस्लेटिव बॉडी को डिटेल में पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है लेजिस्लेटिव बॉडी राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर कंप्लीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई बिल को एक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल जो एक्ट था उसको राज्यसभा से लोकसभा से पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है। अब अपन आते हैं वापस से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अपनी होली बुक है। तो इसकी रिलेवेंसी को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम जो इसमें प्रोविजन है ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए अपन अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, है ना। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की दूरदर्शिता ही थी कि आप देखिए इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि उनको पता था कि समय के साथ क्या होगा, कुछ नए प्रोविजन जोड़ने पड़ेंगे और पुराने इररिलेवेंट प्रोविजन को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्या किया, शामिल किया। तो अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो अपने फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ जो कि अपनी ये होली बुक है उसमें चेंजेस करना। तो अब चेंजेस करना ये कहां पे दिया और किस प्रोसीजर के माध्यम से करना है, तो ये इस किताब के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में दिया है कि आप इसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो, और अमेंडमेंट का पावर किसको है, तो पार्लियामेंट को दिया हुआ है ना। तो इसी बुक के 368 आर्टिकल में। अब पार्ट 20 और आर्टिकल 368 क्या होता है, तो इस किताब में कई चैप्टर है, उसमें से आप समझिए चैप्टर 20 है और उसमें कई आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 368 में दिया है। आपको ये स्टेटमेंट अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना है क्योंकि ये स्टेटमेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस को और डाइवर्सिटी को दिखाता है। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखते हैं। तो देखिए आज का अपना लेक्चर प्लान क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज अमेंडमेंट, बहुत सरल भाषा में बताया कि अमेंडमेंट क्या है, एक तरीके से एडिशन और डिलीशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, समय के साथ कुछ नए प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना है और पुराने को डिलीट करना है। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है ना, साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस अपनी होली बुक में चेंजेस करने होंगे और उसे ही अमेंडमेंट कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A या 21 का में 86 अमेंडमेंट के दौरान राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। तो समय के साथ अपने को इसको क्या करना है, रिलेवेंट, इसकी रिलेवेंसी बनाए रखनी है। अब अपन अपने लेक्चर प्लान में पहले अपन ने अमेंडमेंट प्रोसीजर का बेसिक देखा, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे, उसके बाद मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद उस प्रोसीजर में क्या कमियां है, क्या खामियां है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है वो देखेंगे, और उसके बाद कुछ रीसेंट अमेंडमेंट के माध्यम से अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आइए देखते हैं सबसे पहले फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स जो अमेंडमेंट से पूछे जा सकते हैं और आपको ध्यान रखने, क्योंकि आपको यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इनको बहुत ज्यादा रिवीजन करके याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया पार्ट 20 आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि कैसे आप पार्लियामेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अपन ने जो संविधान के प्रोविजन है वो बहुत सारे देशों से क्या किए, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स किए हैं। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर अपन ने साउथ अफ्रीका से लिया है। आपको प्रीलिम्स में साउथ अफ्रीका की जगह यूएसए दे सकता है, कुछ आयरलैंड दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपन ने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, नहीं ओनली पार्लियामेंट एंडोड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है एक जजमेंट। देखिए अब इस बुक में क्या है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। केशवानंदा भारती जजमेंट था एक, उसमें ये कहा गया था कि इसमें अमेंडमेंट तो किया जा सकता है लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अभी आगे अपन इन पे बात करेंगे, उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि किसको अपन को वरीयता देनी है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के ही लेके बहुत सारे केस हुए, उनमें से एक केस था केशवानंदा भारती जजमेंट जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आई। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसको डिफाइन करता है। जैसे डीपीएसपी है ना, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेकुलरिज्म बताया था। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि भारत की जो स्टेट है वो सभी रिलीजन को बराबर से प्रोटेक्ट करेगा और उनका डेवलपमेंट करेगा, है ना, और अपने
यहाँ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, अपने लिए सभी धर्म बराबर है। तो ये सब अपने क्या है बेसिक क्रक्स वाले फीचर है जिनको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया जा सकता है और उनको कभी भी फ्यूचर में क्या है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब आप यह हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। देखिए तो मैंने राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आपको बताया लेजिस्लेटिव में। तो क्या होता है राज्यसभा, लोकसभा में बहुत सारे बिल आते हैं। बिल क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे, मनी बिल होते हैं, सिंपल बिल होते हैं, अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो जो अमेंडमेंट बिल होते हैं उसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब यदि राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल आता है और उनमें किसी बात को लेकर डेडलॉक हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो बिल क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा। अब पास नहीं हो पाएगा तो वो वहीं पे बना रहेगा। तो इसके लिए प्रावधान किया गया संविधान में कि आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएंगे और फिर आपस में वोटिंग होगी और इस डेडलॉक को समाप्त किया जाएगा। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल है इसके केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जैसे मनी बिल होता है जो अपने बजट से रिलेटेड सरकार को मनी निकालने के लिए यूज होता है सरल भाषा में, उसमें क्या होता है प्रियर परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की। लेकिन अमेंडमेंट बिल में कोई भी प्रियर परमिशन नहीं लगती, आपको प्रेसिडेंट से पूछ के अमेंडमेंट बिल नहीं लाना होता है, जबकि मनी बिल लाना होता है। अब आप यहाँ आर्टिकल 368 देख सकते हैं, वही बताया गया कि कैसे पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर सकती है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया। आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जो अपना 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20, उसमें बताया अपन दो टाइप से अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी से और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से। लेकिन आप याद रखिए 368 कहता है कि यही दो आधार है, लेकिन एक तीसरा आधार भी है जो सिंपल मेजोरिटी से भी अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो 368 के बाहर है, याद रखिए वो 368 से बाहर है। 368 सिर्फ इन दो बारे में बात करता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात, मैंने जैसे आपको बताया तीन तरीके हैं और इन तीनों तरीके पे अपन अब बात करेंगे, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ हिंदी में भी दिया गया है। देखिए पहला तरीका है सिंपल मेजोरिटी। अब देखिए सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, तो देखिए जैसे लोकसभा है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545 है ना। अब मान लीजिए लोकसभा की जो हुई है सेशन हुआ है, बैठक हुई है, तो 545 में 45 लोग अब्सेंट रहे तो कितने आए होंगे 500, और 500 में 100 लोगों ने क्या है किसी बिल पे वोट नहीं किया, किसी बिल पे वोट नहीं किया, तो टोटल वोट कितने हुए 400। अब इस 400 का आप 50% निकालेंगे तो 200 आएगा और उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो अपनी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। तो 400 का 201 क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी हो गया। तो इस तरीके से कौन कौन से प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किए जा सकते हैं, तो आपको मालूम होगा जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना, तो वो सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ही हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे कोई दो स्टेट को मर्ज करना है या किसी एक स्टेट के एक भाग को अलग करना है, ये सब सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से किया जाता है। फिर ये यहाँ आप सारे प्रोविजन पढ़ लीजिएगा। आखिरी में देखिए कोरम इन पार्लियामेंट, ये सब सिंपल मेजोरिटी से इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंड किया जा सकता है। कोरम का मतलब क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 10% जो होने चाहिए मेंबर्स वो जरूर आने चाहिए यदि किसी मुद्दे पे डिस्कस करना है और यदि सेशन को कंप्लीट करना है, तो ये कोरम होता है। तो 10% आपको याद रखना है, यूपीएससी 15% बोल के आपको उसमें क्या कर सकता है, गलत करवा सकता है। आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। तो अपना सिंपल मेजोरिटी पहला टाइप कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखते हैं, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया अमेंडमेंट करने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है और एक स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट होता है। जैसा आपने जीएसटी के केस में देखा होगा, उसके लिए थर्ड वाला प्रोविजन काम आता है। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी भी चार टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो उसके टाइप 3 और टाइप 4, तो अपन टाइप 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे अपना आर्टिकल जो 249 है, आर्टिकल 249 किस बारे में है, तो आपको जैसे मालूम होगा मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा और ऐसे ही स्टेट होता है। तो क्या करता है राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो स्टेट के जो प्रोविजन है उन पे लॉ बना सके, तो वो आर्टिकल 249 में दिया है और अपन इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी अपन ये देख रहे हैं कि 249 में स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जैसे 245 मेंबर है राज्यसभा में और मान लीजिए जिस दिन सेशन लगा 150 मेंबर ही प्रेजेंट हुए और उनने ही वोट डाला, कितने डाला 150 प्रेजेंट हुए और 150 ने वोट डाला, तो उस केस में अपनी स्पेशल मेजोरिटी कितनी निकल के आई 101, क्योंकि आप 150 का 2/3 निकालेंगे तो 100 आएगा और 100 में एक ऐड कर देंगे तो वो 101 हो जाएगा। तो इस माध्यम से अपन कौन कौन से प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 249। तो ये स्पेशल मेजोरिटी का हो गया टाइप 1। अब अपन देखते हैं टाइप 2, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए टाइप 2 जो आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, तो हर आर्टिकल के हिसाब से आप देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब अलग हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको 4 टाइप में बांटा है। इसके माध्यम से ये होता है आर्टिकल 368 ये कहता है मान लीजिए कोई भी हाउस है लोकसभा और राज्यसभा, तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि हाउस के 50%
मतलब हाउस के जो 50% लोग हैं टोटल स्ट्रेंथ के वो आने चाहिए, और दूसरा जितने 50% से ऊपर तो आने चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए हाउस में 100 लोग हैं तो 51 या 60, मान लीजिए 60 लोग आए, तो कहीं ना कहीं 50% की कंडीशन फुलफिल हो गई। 100 का 50% होता है 50, और 50 से ज्यादा लोग आए उस दिन सेशन में, आए 60। अब इस 60 में से मान लीजिए 60 ने वोटिंग की, तो इस 60 के 2/3 वोटिंग करने चाहिए यदि इस बिल को अपन को पास कराना है। तो यही कंडीशन के बारे में ये स्पेशल मेजोरिटी बात कर रही है। तो इसमें दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जबकि पिछले वाले प्रोविजन में ओनली 2/3 को क्या करना रहता है, फुलफिल करना रहता है। अब इसके माध्यम से कौन कौन से प्रोविजन अपन अमेंड कर सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कैग अपने यहाँ जो होता है ऑडिट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और अपने इलेक्शन कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन सबको रिमूव करने के लिए यही मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। रिमूव मतलब इनको रिमूव करने के लिए एक बिल आएगा, उस बिल पे जब वोटिंग होगी तो इस तरीके से यदि बिल पास होता है तब उनका क्या होगा, रिमूवल होगा। और नेशनल इमरजेंसी के केस में भी ये चीज यूज की जाती है। अब आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं टाइप 3। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया जो पिछली 368 वाली वो तो इसमें लागू होगी, इसके साथ एक कंडीशन और लग जाएगी। इसमें टोटल 3 कंडीशन हो गई। पहला क्या होगा, 50% तो कम से कम लोग आने चाहिए, मेंबर्स आने चाहिए, है ना। दूसरा क्या होगा, जितने आए, जितनों ने वोट किया 50% से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल पिछले केस में 60 आए थे, तो 60 के लोगों ने वोट किया तो 2/3 का वोट पड़ना चाहिए, 60 का 2/3। और उसके बाद क्या बोलते हैं लास्ट में अपना क्या है, वो बिल जाएगा स्टेट में। और स्टेट जैसे अपने यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्टेट है उन सबकी जो असेंबली है उनमें कम से कम, जैसे 28 स्टेट है तो कम से कम 14% या 15%, 50% प्लस 1, तो 15% स्टेट को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से पास करना चाहिए। तो आप यहां दे सकते हैं 368 वाला प्रोविजन तो काम करेगा ही, साथ में स्टेट का रेटिफिकेशन होना चाहिए, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी क्या था, 50% प्लस 1। और ये देखेंगे आप एनजेएसी था वो इसका अच्छा एग्जांपल था। यदि आपको एनजेएसी को लागू करवाना था तो इस तरीके से अमेंडमेंट करने की और इस तरीके से पास कराने की रिक्वायरमेंट थी। और एनजेएसी क्या था, तो देखिए जब जब फेडरल फीचर की बात आती है तो इस तरीके के अमेंडमेंट का उपयोग होता है। फेडरल फीचर मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को अफेक्ट करने वाला बिल जो होता है वो कहीं ना कहीं फेडरल फीचर से रिलेटेड होता है। इसके बारे में अपन आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं टाइप 4 को, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सॉरी आगे पीछे हो गई स्लाइड। अब अपन टाइप 4 देखते हैं। अब आर्टिकल 61 जो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इंपीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, उनके लिए कैसे बिल को पास कराया जा सकता है उसके बारे में है। तो स्पेशल मेजोरिटी उस केस में क्या होगी, उस केस में 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होगी। मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मान लीजिए 120 यदि टोटल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके 2/3 ले लीजिए। 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 40 आ जाएगा, तो 80, मिनिमम 80 लोग यदि उसको पास कर देंगे तो वो प्रेसिडेंट का क्या हुआ है, रिमूवल हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक एग्जांपल था, एग्जैक्ट क्या कोई कंडीशन है, तो लोकसभा में देखिए 61 के तहत 364 लोग होने चाहिए मिनिमम, और इसके लिए 61 के तहत 164 होने चाहिए राज्यसभा में। तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, वोट पड़ने चाहिए यदि प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है। तो इस तरीके से अपनी चारों टाइप की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी कंप्लीट होती है। अब अपन आते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या कमियां हैं अपन देखेंगे, और अभी रीसेंट अमेंडमेंट देखने के माध्यम से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने बताया किसी भी अमेंडमेंट एक बिल के तौर पे आएगा और उसको कहीं ना कहीं पास करा के एक एक्ट के तौर पे साइन होने के बाद वो क्या होगा, लागू होगा। तो अब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होंगे। तो देखिए अब राज्यसभा या लोकसभा किसी भी आपने क्या बोल सकते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी हाउस में क्या है, ये बिल लाया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ये भी प्रीलिम्स का एक फैक्ट है कि वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता अमेंडमेंट का बिल। तो अब मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी लाया गया, तो मान लीजिए, और इसको ला कौन सकता है, तो कोई भी मिनिस्टर भी ला सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जो सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी कोई ना कोई बिल लाते हैं, और सरकार के जो नहीं है, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे, या सरकार के जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहला जाएंगे। तो इसको क्या है, कोई भी हाउस में लाया जा सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है और प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। अब इसको पास कराना है, तो इसको पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और अब स्पेशल मेजोरिटी में कौन सा टाइप, तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसमें दो कंडीशन फुलफिल होंगी, वो 50% लोग मिनिमम आने चाहिए, प्लस जो आए हैं जितने भी, उसमें से 2/3 क्या करने चाहिए, वोट करके इसको पास किया जाना चाहिए। फिर अब हर हाउस में क्या होगा, बिल अलग अलग पास होगा, पहले राज्यसभा में होगा फिर लोकसभा में होगा। यदि मान लीजिए कोई डेडलॉक और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि क्या हो जाता है, आप डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि दोनों हाउस पास कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, उनके असेंट के लिए। और जब बिल दोनों हाउस से पास हो गया, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया असेंट होने के लिए। प्रेसिडेंट अब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपने अभी वीटो पावर सुना होगा, नहीं सुना तो अपन आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इस अमेंडमेंट बिल को में उनको असेंट, ना तो असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब उनको साइन करना एक तरीके से समझ लीजिए मैंडेटरी है, और रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस पे असेंट देना ही होगा। और लास्ट में फिर वो जब असेंट दे देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको प्रोसीजर पूरा समझ आया होगा, हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब अपन दो और मेजोरिटी को पढ़ लेते हैं। दो और मेजोरिटी को, एब्सोल्यूट कभी कभी पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब सिंपल है, जैसे 545 मेंबर है लोकसभा के, तो इसका 50% प्लस वन, इसका 50% प्लस वन। जैसे आप जो देखते होंगे जब इलेक्शन होते हैं तो अपन देखते हैं कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट किसकी बन रही है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिमम 273 कहीं ना कहीं अपन को क्या चाहिए रहती है, मेंबरशिप चाहिए रहती है, सीटें चाहिए रहती हैं। तो ये प्रोविजन वहां पे यूज होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, है ना। तो जितने भी हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 है, इसमें कोई वो प्रावधान नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सीटें हैं उसका 50% प्लस वन एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कैसे अलग है, तो जैसे मैंने पिछले बोला कि 100 का निकाल लीजिए 50% प्लस वन, तो 51 हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट थी। लेकिन 100 में मान लीजिए क्या बोलते हैं, 10 या 20 लोग नहीं आए, 20 लोग वेकेंट रह गए, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, और 80 का 50% निकाला जाएगा और उसमें प्लस वन किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 41 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, जहां पे क्या होता है, वेकेंट सीट को अलग, जैसे 245 मेंबर राज्यसभा में है तो 45 वैकेंसी है, तो 200 का 50% प्लस वन निकाला जाएगा। और ये मेजोरिटी कहां यूज होती है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा और रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखिए आप खुद ही बता देंगे, मैंने आपको बताया कि जो ये प्रोसीजर है इसको क्या स्टेट नहीं ला सकता अमेंडमेंट बिल को, तो ये कुछ स्टेट को लिमिट, कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगाता है स्टेट पे, है ना। कंसेंट ऑफ स्टेट इज लिमिटेड टू जस्ट अ फ्यू प्रोविजन, है ना। बहुत कम ऐसे फीचर्स हैं जहां पे स्टेट का रिक्वायरमेंट होता नहीं, तो कायदे से तो अपन को पूरे भारत में स्टेट से भी पूछना चाहिए, राज्यसभा से लोकसभा सब में पास होना चाहिए, लेकिन क्या है, कुछ ही प्रोविजन है जो स्टेट से पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, वेरी रिजिड है प्रोसीजर, है ना, इन्वोक हो सकता है सिर्फ पार्लियामेंट में। और तीसरा आप देखेंगे तो यदि मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा हो गई और लोकसभा में यदि जो अभी गवर्नमेंट है उनका क्या कहीं ना कहीं मेजोरिटी है, तो वो अमेंडमेंट बिल को आसानी से पास करा सकती है। तो कहीं ना कहीं फ्रीली, मतलब हैसल फ्री तरीके से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जिससे कहीं ना कहीं अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे उस पर भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिटिसिज्म है अमेंडिंग प्रोसीजर के। लेकिन अमेंडिंग प्रोसीजर भी जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अपन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेवेंट बनाए रखना है, समय के साथ उसमें नई चीजों को ऐड करते रहना है। अब रीसेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं अपन। तो देखिए 104th अमेंडमेंट आपने सुना होगा, जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST से लोकसभा और स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। 103 अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। 102 अमेंडमेंट 2018 हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको, NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसी तरीके से 101 अमेंडमेंट हुआ था जो कि किससे रिलेटेड है, GST से। फिर 100 अमेंडमेंट हुआ था जो 2015 में हुआ था, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट आपको याद रखना है। यूपीएससी में कहीं ना कहीं मैच द कॉलम में दिया जा सकता है, 104 में 103 का प्रावधान दे देगा और 103 में 104 का दे देगा, तो स्वैप कर दिया जाता है। तो ये आपको याद करना है, और आगे अपन डिटेल में पूरे अमेंडमेंट एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपको यदि लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।